फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैं उसमें आप लोगों को मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकार के भी नाम से जानते हैं, उसका पार्ट फर्स्ट में पढ़ाई थी। तो आज मैं आप लोगों को पार्ट सेकेंड बताऊंगी। पार्ट सेकेंड में मौलिक अधिकार के ही बारे में बताएंगे। और देखिए, जो पार्ट सेकेंड है उसमें मैं आप लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताऊंगी। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार होता क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार होता है जिसको जनता को संविधान में क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। जिनको जनता को संविधान में संरक्षण प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार उसको संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसी के कारण वह क्या कर सकेगा? देश का विकास कर सकेगा। तो चलिए, जो अनुच्छेद 19 है वो क्या कहता है? वो उसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपने मन के भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। जिसको मन करे वो अपने मन की भाव को क्या कर सकता है? मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद जो 19 है उसके अंदर कई प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 19(1), 19(2), 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(6). तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 19(1) को देखते हैं। जो अनुच्छेद 19(1) है उसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। सबको स्वतंत्रता प्राप्त है बोलने की। तो बोलने की स्वतंत्रता। 19(2) है वो क्या कहता है? शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आप एकत्रित होकर के कहीं पे भी क्या हो सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या शामिल है? शांतिपूर्ण, मतलब शांति माहौल बना करके आप एकत्र हो सकते हैं। और कैसे? इसमें एक और चीज शामिल किया गया है। वो क्या शामिल किया गया है? बिना हथियार के। बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19(2) में है। अनुच्छेद 19(3) में सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(4) में पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन मतलब आने जाने घूमने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(5) में भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत में आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 19(6) है, अनुच्छेद 19(6) उसमें क्या है? भारत में आजीविका। आजीविका मतलब जो मानव के क्या होते हैं? खाने की चीज होती है। आजीविका मतलब जैसे कपड़ा, रोटी, मकान। आजीविका मतलब रोजगार, जिसे आजीविका की स्वतंत्रता। अब ये तो हो गया, लेकिन इसको मैं अभी ऐसा बताऊंगी कि आप लोग को ये लंबी देर तक याद रह सकता है। इसको मैं एक कहानी के जैसे बताती हूँ। जैसे मैं आप लोग को बताई हूँ कि जो 19(1) है उसमें बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकार जो कार्य कर रही है उसके कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? बोलना चालू करता है। एक व्यक्ति है जिसको सरकार के नियमों से वो संतुष्टि नहीं है उसको, तो वो क्या करता है? बोलना शुरू करता है। अब बोलना शुरू करता है तो उससे भी काम नहीं चलता है। उसके बाद वो क्या करता है? वो शांतिपूर्ण रूप से लोगों को एकत्र करना शुरू करता है। तो लोगों को एकत्रित करता है, लेकिन वो भी कैसा? बिना हथियार के एकत्रित करना है। तो वो शांतिपूर्ण से एकत्रित करता है, फिर भी नहीं होता है कुछ। उसके बाद क्या होता है? सभा या समूह बनाना। वो क्या करता है व्यक्ति? जब इससे भी नहीं होता है
जब सरकार तक आवाज वहां तक भी नहीं पहुंचती है तो वो क्या करता है, सभा या समूह बनाता है। जब सभा या समूह बनाता है तो जब इससे भी नहीं होता है तो वो क्या करता है, पूरे भारत में आवागमन करता है, पूरे भारत में घूम घूम करके क्या करता है, सरकार के विरुद्ध बातों को बताता है। तो पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद जब वो घूमता है तो उसको रहने की भी होगी जरूरत, तो वो क्या करता है, निवास करता है। वो क्या करता है, निवास करता है। जब निवास करने से भी नहीं होता है, जब वो निवास कर लेता है, तो जब वो निवास करता है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, उसे खाने पीने की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो क्या करता है, वो आजीविका करता है, मतलब रोजगार। इसका मतलब भारत में आजीविका यानी कि रोजगार की स्वतंत्रता। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग जो व्यक्ति था वो बोलना चालू किया था, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी बार क्या किया था, वो शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित किया था लोगों को। फिर सभा या समूह बनाया था। फिर उसके बाद क्या किया था, आवागमन, भारत में कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता आवागमन की। फिर भारत में कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता। फिर क्या हुआ था, उसके बाद निवास के बाद वो क्या करता है, रोजगार, आजीविका, तो आजीविका की स्वतंत्रता। इस तरह से देखिए, एक कहानी के तौर पे इसको याद कर लीजिएगा, बहुत लंबे देर तक ये क्या होगा, याद रहेगा। बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(2) में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। लेकिन एक ये चीज है कि उसमें बिना हथियार के। फिर अनुच्छेद 19(3) में सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(4) में भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(5) में भारत में निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(6) में क्या है, भारत में आजीविका यानी कि रोजगार की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कहानी के तौर पर याद कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 19 की बात हो गई, अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 20 है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो वो अपने दोष को कैसे हटाएगा, उसके संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 20 में। अब वो दोष तो कर दिया है, उसको संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंदर दिया गया है और उसके अंदर भी 3 प्रावधान है, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3). तो जो अगर वो अपराध कर दिया है तो अनुच्छेद 20(1) के तहत उसे ये प्रावधान दिया गया है कि उसे उसी कानून की सजा, मतलब अगर कोई अपराधी है, जिस समय वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसको उसी समय के कानून के अनुसार उसको क्या देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए इस टाइम 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2024 में कोई अपराध कर रहा है, तो मान लीजिए प्रावधान है 6 माह की सजा की, मान लीजिए प्रावधान है 6 माह की सजा की। लेकिन अब वो क्या होता है, अगर 2027 और अगर कोई व्यक्ति है 2027, अगर 2027 आ जाता है और उसमें क्या प्रावधान हो जाता है, मान लीजिए सजा हो जाती है 5 माह की, तो क्या होगा, अगर जो व्यक्ति वो अपराध किया था 2024 में, तो उसको 2024 के ही अनुसार उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, न कि 2027 के अनुसार। इसका मतलब उसे उसी कानून की सजा दी जाएगी, उसे उसी कानून की सजा दी जाएगी। अब अनुच्छेद 20(2) कहता है, अनुच्छेद 20(2) में क्या है, गवाही। अब गवाही मतलब कोई भी व्यक्ति है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आप अपने खुद के विरुद्ध में आप गवाही दीजिए। तो अनुच्छेद 20(2) है, वो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर जो अनुच्छेद 20(3) है, अनुच्छेद 20(3) में क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। अगर कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए एक बार चोरी कर लिया है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक ही बार सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि बार बार उसी को मतलब पुलिस पकड़ करके लेके जाए और उसी को बार बार वो क्या करे, सजा दे।
अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया है तो एक अपराध के लिए उसे क्या किया जाएगा, एक ही बार सजा दिया जाएगा। अब ये तो हो गया अनुच्छेद 20 के अंदर। तो अनुच्छेद जो 19 था, 19 के अंदर कितने प्रावधान थे, 6। ऐसे ही जो 20 अनुच्छेद 20 है उसके अंदर कितने प्रावधान, 3। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कहा जाता है। जो अनुच्छेद 21 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो 21 है उसमें किसका वर्णन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को ही क्या कहा जाता है, जीवन का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन का अधिकार। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि जीवन के अधिकार को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किस नाम से जाना जाता है, तो जीवन के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अगर मैं नए में बात करूं तो इसको नए में अब क्या कहा जा रहा है, इसे निजता का अधिकार अब इसे कहा जा रहा है, निजता का अधिकार। अब अनुच्छेद 21, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। अब अनुच्छेद जो 21 है और 21A ये जो दोनों है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान किया गया है कि जो भारतीय, अब देखिए जो अनुच्छेद 21 है, सबसे पहले जो अनुच्छेद जो 21 है ये तो भारतीय संविधान में शुरू में प्रारंभ में था ही नहीं। इसे क्या किया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसे क्या किया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य है, कंपलसरी है, उन्हें क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। निःशुल्क मतलब बिना पैसे का क्या दिया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 21 ये हमारा कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये प्रावधान दिया गया है कि उसे अनिवार्य शिक्षा देना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। अब अनुच्छेद 21 हो गया। अब अनुच्छेद 22 की हम लोग बात करते हैं। जो अनुच्छेद 22 है उसके अंदर सबसे क्या है, पहले गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संदर्भ में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके संबंध में भी कुछ संरक्षण दिए गए हैं। उस संरक्षण दिए गए हैं वो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। अब उसको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के लिए 3 प्रावधान है। इसका मतलब 3 अनुच्छेद दिया गया है, 22(1), 22(b), 22(3). अब जो 22(1) है वो क्या है, कारण पूछने का अधिकार। अगर मान लीजिए कोई गिरफ्तार होता है तो उस व्यक्ति को उसको पूछने का अधिकार है कि बताइए आप किस कारण हमको आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कारण पूछने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, 22(1) में। तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो उन्हें पूछने का पूरा हक है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कारण पूछने का अधिकार 22(1) में। अगर 22(2) की मैं बात करूं तो 22(2) में जो दूसरा है वो क्या है, 22(2), 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को न्यायपालिका के सामने उपस्थित कराना होगा। 24 घंटे के अंदर अगर कोई जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका के सामने क्या कराना होगा, उपस्थित कराना होगा। अब उपस्थित कराना होगा लेकिन उसमें किसका समय नहीं जोड़ा जाएगा, उसमें आवागमन मतलब आने जाने का उसमें समय नहीं जोड़ा जाएगा।
अनुच्छेद 22(3) की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 22(3) जो है वह क्या है, वह मनपसंद कानूनी सलाहकार या वकील को क्या कर सकता है, वह चुन सकता है। उसे चुनने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसका कोई बात नहीं मान रहा है, तो वो क्या कर सकता है, किसी कानूनी सलाहकार या वकील को क्या कर सकता है, वो चुन सकता है कि वकील उसके बात को कहे और लोग वकील का बात माने। तो इसके लिए वह अपने मनपसंद, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपने मनपसंद के कानूनी सलाहकार को चुन सके, या फिर कानूनी सलाहकार चुने या फिर वकील को चुन सके, जिससे वो क्या हो सके, अपनी बातों को सही सिद्ध करवा सके। तो देखिए, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में है। अगर मान लीजिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि पहले अपराध के दोष सिद्धि है आकि पहले गिरफ्तार, तो बताइए, पहले कोई अपराध करेगा तभी तो कोई गिरफ्तार करेगा, पहले कोई अपराध करेगा तभी तो कोई गिरफ्तार करेगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि है, और अनुच्छेद जो 22 है उसमें क्या किया गया है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त भी ले सकें। थैंक यू।